देखिए आज की जो डेरिवेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल दोनों बातों में अंतर है। पहली बात तो किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में करंट को हम पास करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है। इस इफेक्ट ऑफ करंट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ ने किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए मतलब उस पूरे कंडक्टर में से एक छोटा सा भाग ले लिया और बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उस छोटे से भाग के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चार बातों पर डिपेंड करती है। मतलब द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द करंट कैरिंग एलिमेंट depending on four factor, that is dB vector is equals to mu 0 upon 4 pi ideal sin theta upon r square. Tesla. This is the magnetic field intensity. तो अगर हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के या तो सेंटर पर निकालें या एक्सिस पर निकालें, एक साथ पूरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा भाग ले लेंगे, उसको कहेंगे करंट कैरिंग एलिमेंट और उस करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए बायोट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी mu 0 upon 4 pi आइडियल sin थीटा upon r स्क्वायर हो जाएगी। सेंटर की बात करें तो इजीली निकाल सकते हैं, कल हमने निकाली थी, लेकिन सेंटर मतलब ये और एक्सिस मतलब ये कॉइल से ये P पॉइंट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के किसी पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो ये बात मैं आपको थ्री डायमेंशनली शो करना चाहता था। सेंटर मतलब ये आपने यहाँ करंट कैरिंग एलिमेंट लिए लिया था और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे। एक करंट कैरिंग एलिमेंट यहाँ ले लिया था, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट के लिए आपने सेंटर पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन किया था, लेकिन आज हमें क्या निकालना है, एक्सिस पर। तो ये जो बोर्ड होता है ये 2 डायमेंशनल होता है। इसमें जब मैं फोटो बनाऊंगा तो फोटो ऐसा नजर आएगा, इसकी एक्सिस ऐसी नजर आएगी, जबकि एक्चुअल चित्र इज लाइक दैट। दिस वन इज द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड दैट इज द एक्सिस पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। तो ऐसा चित्र देखिएगा। पहले मैं किसके लिए, ऊपर वाले करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, नीचे वाले करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए इस P पॉइंट पर निकालूंगा, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इंटीग्रेशन करके टोटल करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिटरमाइन करूंगा। तो आज का हमारा यही डेरिवेशन है। वी हैव टू डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेयर एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सो दैट वन इज द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इट्स अ सेंटर इज O। याद रहे करंट कैरिंग एलिमेंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस R होती है। सो दैट वन इज द सेंटर एंड दैट वन इज द एक्सिस। वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट एक्सिस पॉइंट ऑफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक साथ पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, तो आपने ऊपर एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट सपोज कर दिया और नीचे एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट शो कर लिया। याद हो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग करंट कैरिंग एलिमेंट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो ये dl हो गई। करंट कैरिंग एलिमेंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होती है, r होती है, तो ये P पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने r ली। जिस प्रकार आप AB के लिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, ठीक ऐसे ही A' B' के लिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे। लेकिन इस बार मैं रेडियस की वैल्यू R नहीं ले रहा। सिंपल सी बात है। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, जो रेडियस की वैल्यू है आई हैव टेक केयर A। मैंने कितनी ले ली रेडियस की वैल्यू, कह दो ना हाँ। और इस सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस R नहीं, इसको मैंने ले लिया X। किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, ठीक है। नाउ अगेन दिस वन इज द रेडियस A। दिस इज द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग सेंटर O, I be the current passing through this coil, P be the point on the axis of this current carrying coil। समझ गए? So we have to determine the magnetic field intensity at the axis point of this current carrying circular coil। सिंपल सी बात है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। अपन ने देख रहे थे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सो वी हैव टू डिवाइड
this current carrying circular coil into two current carrying element. So that is AB current carrying element and that is A dash B dash current carrying element. Their length is DL and DL. P be the point where the magnetic field intensity we have to determine on its axis. So from the current carrying element, the distance from the point P is R. Isn't it guys? Yes or no? From its center, P point distance is X and radius of the circular coil is A. First we have to determine the magnetic field intensity for this current carrying element by which law? Biot-Savart law. That is dV is equals to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. So for this current carrying element, length is dl, distance is r. In place of theta, this r makes in this tangential r makes an angle 90 degree with here. So in place of theta, you have to write sin 90. The value of sin 90 is 1. So current carrying element dV के लिए magnetic field intensity is I dl sin theta upon r square like that. Now similarly, we have to take another current carrying element. That is A dash B dash and same distance. Where the distance? R distance. P be the point. So magnetic field intensity for this current carrying element A dash B dash at the point P is given by mu 0 upon 4 pi I dl upon r square. Isn't it? By which law? Biot-Savart law. We had seen here the magnetic field intensity for this current element and for this current carrying element is same. dV is equal to dV dash. So we are getting here dV is equal to dV dash here. Now we know very well, हम जानते हैं magnetic field intensity is the vector quantity. इस current carrying element के लिए P point पर the direction of magnetic field intensity dV is like that. For this A dash B dash at point P, the magnetic field intensity direction is dV dash. Now we have this angle phi, this angle phi. So by the geometry, this angle also phi, this angle also phi. Now we have to resolve dV and dV dash into two components. dV sin phi, dV dash sin phi, dV dash cos phi. dV sin phi, dV cos phi. Now dV and dV dash are equal. dV dash sin phi, dV dash cos phi and dV cos phi are equal and opposite, so they cancel the effect of each other. So now we have to determine the total magnetic field intensity for this coil. Actually क्या हुआ कि AB और A dash B dash के लिए magnetic field intensity बराबर है. जब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो cos वालों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचे कौन से? साइन वाले. तो अगर हम दो कंपोनेंट के लिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस dV को sin phi and dV dash sin phi. Now but we have to determine, लेकिन हमको पूरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो ऐसे अगर छोटे और भी कई पेयर बना लिए जाएं तो उनके भी क्या होगा? cos वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कौन से? तो एक काम करें, अगर पूरी कॉइल के लिए, सुन रहे हो ना आप लोग, अगर पूरी कॉइल के लिए P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो केवल और केवल हम कौन से कंपोनेंट को ऐड कर दें? साइन वाले कंपोनेंट को ऐड कर दें. इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P will be given by the summation of all. You have to write like that: dV dash sin phi, dV sin phi, dV dash sin phi, dV dash triple dash sin phi, dash so on. So you have to write like that: summation dV sin phi. The value of dV from equation number 1 you have to put mu 0 upon 4 pi I dl upon r square. What is sin phi? Sin phi is perpendicular upon hypotenuse. मतलब ये upon r रखा तो r square और r क्या हो गया? r cube. कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया. समेशन किसका होगा? डीएल का, क्योंकि छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट को अगर बढ़ाओगे और समेशन करोगे तो पूरी सर्कुलर कॉइल तैयार हो जाएगी. और किसी सर्कुलर कॉइल का पूरा लेंथ उसका सर्कमफेरेंस होता है, क्योंकि रेडियस ही है तो समेशन डीएल इक्वल टू हो गया 2 पाई ए. समेशन डीएल 2 पाई ए की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी तो ये हो गया mu 0/4 पाई आई ए और ये क्या हो गया? आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और आर हो गया आर क्यूब. अब ये आर क्यूब समस्या बन गई तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखा, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to perpendicular a square plus x square, r square equal to a square plus x square, r is equal to under root a square plus x square, r is equal to a square plus x square की पावर 1/2, r cube equal to a square plus x square की पावर 3/2. इस r cube की वैल्यू यहां पुट कर दी. ओ हमें मिल गया. This is the final answer for magnetic field intensity at the axis of current carrying circular coil. सर ये भी तो वही है, ये भी तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है. अब अगर इसी डेरिवेशन से
कृतिका, अगर इसी डेरिवेशन से हमसे पूछ लिया जाए फ्रॉम द सेम डेरिवेशन यू हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, यहीं से अगर हमें कुछ ऐसा करना पड़े कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, फिर हम क्या करें? कुछ नहीं, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर ये P पॉइंट एक्सिस की जगह सेंटर पर पहुंच जाए तो इन दैट केस द x इज इक्वल टू, इसी डेरिवेशन में यदि x इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल आ जाएगी क्या? आ जाएगी भाई। तब ऐसी, अरे यार जो P पॉइंट यहाँ पहुंच गया, यस और नो? यस तो बोलो। तो ऐसी स्थिति में वो जो आंसर आना चाहिए वो उसके बराबर आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। प्लीज सी हियर, 1 मिनट में जाएगा। एट सेंटर x इज इक्वल टू 0, एट सेंटर x इक्वल टू 0, इन दिस प्लेस b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, तो x की जगह कितना आ गया? 0 आ गया। इस पूरे की पावर कितनी हो गई? 3/2। 2 से 2 क्या हो गए? कैंसिल। यहाँ a स्क्वायर था और यहाँ a है, तो a के से a के क्या हो जाएगा? कैंसिल। b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई i a, 2 पाई i a, ठीक है, बस इतना ही आया था। 2 पाई a ना ये अपॉन अपन, हाँ इधर स्क्वायर था, इधर ए है, ए क्यू था, ए नीचे बचेगा 2 पाई ए अपॉन ए। याद करो जेई का जी आया था म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर, वहाँ हमने रेडियस कितना लिया था? आर। तो सेंटर पर प्रूव हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वही आई है जो यहाँ आई थी, ठीक है।